1920 में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई शुरू की तो उन्होंने कुछ ऐसा पाया जिसने लीनियर हिस्ट्री की नींव हिला दी। सड़कों पर बिखरे हुए 44 कंकाल जो हाथ पकड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे एक अचानक आई आपदा से वो भाग भी ना पाए हों। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब अलेक्जेंडर गोर्बोस्की जैसे रिसर्चर्स ने इन हड्डियों में नॉर्मल से 50 गुना ज्यादा रेडिएशन पाया। आर्कियोलॉजिस्ट फ्रांसिस टेलर के मुताबिक पास के कुछ मंदिरों में फ्यूज्ड ग्लास की दीवारें मिली। साइंस के मुताबिक एक पत्थर को ग्लास में बदलने के लिए उसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। प्राचीन दुनिया में बिना किसी थर्मल वेपन के क्या ये मुमकिन था? टुडे वी आर नॉट गोइंग टू लुक इनटू एनी मिथ्स, वी आर गोइंग टू अनवील अ टेक सीक्रेट। अक्सर हम ब्रह्मास्त्र शब्द का प्रयोग अपने प्राचीन ग्रंथों में सुनते आए हैं। जब भी किसी एक खतरनाक हथियार की बात होती है तो ब्रह्मास्त्र का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन प्राचीन ग्रंथों के फॉरेंसिक एनालिसिस से पता चला है कि ये हथियार एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए थे। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से अस्त्र थे और ये किन किन कैटेगरीज में बटे हुए। थर्मल न्यूक्लियर बम यानी कि हाइड्रोजन बम, क्या ये ब्रह्मास्त्र जैसा था? 1945 में हिरोशिमा के बाद डॉक्टर और वैज्ञानिक हैरान थे कि जो धमाके से बच गए थे उनके बाल झड़ने लगे, उनके नाखून काले पड़ गए थे और उनकी बॉडी अंदर से गलने लगी थी। इसे मॉडर्न साइंस में एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम कहा गया है। अभी आश्चर्य की बात यह है कि महाभारत के 16वें वर्ग में, जिसको कि मौसल पर्व के नाम से जाना जाता है, उनमें ठीक यही शब्द लिखे हैं। महाभारत के मौसल पर्व यानी कि 16वें पर्व में लिखा है, सूर्य घूमता हुआ सा प्रतीत हो रहा था और आकाश में धूल से ढका हुआ लग रहा। चूहों ने सोते हुए लोगों के बाल और नाखून खा लिए, भोजन और पेय पदार्थ में कीड़े पड़ गए और वो विषैले हो गए। साइंस इसे इनडायरेक्ट एविडेंस के रूप में देखती है। ठीक वैसे ही जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में जो बचे हुए लोगों के बाल झड़ने लगे, उनके खाने में पॉइजनस हो गए थे, उनकी बॉडी जो थी वो अंदर से गलने लगी थी, ठीक वैसा ही कुछ 13वें वर्ग में लिखा हुआ है। अगर लक्षण एक जैसे हैं तो सोर्स भी एक जैसा ही होना चाहिए। दूसरा कैटेगरी था द सोनिक वेपन। मॉडर्न टाइम में इसे LRAD यानी कि लॉन्ग रेंज अकॉस्टिक डिवाइस कैनन्स के नाम से जानते हैं। हमारे पौराणिक कथाओं में क्या इस अस्त्र का वर्णन है? क्या ये हमारे वायु अस्त्र जैसा नहीं लगता जो कि वायुदेव का अस्त्र था? लेकिन परमाणु बम के लिए अगर यूरेनियम चाहिए तो उनके पास सेंट्रीफ्यूज कहाँ था? यहीं पर आती है वाइब्रेशनल साइंस। आज डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड एजेंसी यानी कि DARPA अकॉस्टिक वेपन पर काम कर रही है। उनके मुताबिक ये हथियार साउंड वेव का इस्तेमाल करके इंसान के अंदरूनी अंगों को तबाह कर सकती है। इसे इंफ्रासाउंड वेपनाइजेशन कहा गया है। हमारे मंत्र कोई प्रार्थना नहीं थे, यह एक डिजिटल सोनिक की थी। डॉक्टर हैंस जेनी की स्कीमेटिक स्टडी ने साबित किया कि साउंड वेव से फिजिकल मैटर को मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्या ब्रह्मास्त्र वास्तव में एक साउंड ट्रिगर्ड रेजोनेंस वेपन था जो हवा के एटम को एक खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करके उन्हें स्प्लिट कर देता था? सीधे शब्दों में बोले कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बिना किसी यूरेनियम के, सिर्फ साउंड एनर्जी से एटॉमिक स्ट्रक्चर को तोड़कर, क्या ऐसा किया जा सकता था? क्योंकि आज तो हम वही कर रहे हैं। परमाणु बम और आवाज यानी साउंड वेव के अलावा एक तीसरी कैटेगरी थी प्लाज्मा। जब हम अग्नेय अस्त्र की बात करते हैं तो लोग उसे सिर्फ एक फायर एरो समझते हैं, लेकिन आग पानी से बुझ जाती है। लेकिन अग्नेय अस्त्र को पानी के अंदर भी चलाया जा सकता है। मॉडर्न साइंस में इसे MHD यानी कि मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स कहा जाता है। यूएस एयरफोर्स का प्रोजेक्ट MARAUDER यानी कि मैग्नेटिकली एक्सेलरेटर रिंग टू अचीव अल्ट्रा हाई डायरेक्टेड एनर्जी, इसका जीता जागता उदाहरण। इसमें प्लाज्मा रिंग को इतनी तेजी से फायर किया जाता है कि यह किसी भी मेटल को वेपराइज कर सकता है, यानी कि वो एक मेटल को पलक झपकते ही वाष्प में बदल सकता है। ग्रंथों में लिखा है कि पशुपताक्ष अस्त्र को नजर या सोच से चलाया जा सकता था। आज की डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि DEW टेक्नोलॉजी भी लाइट की स्पीड से चलती है। अगर हम प्राचीन डिस्क्रिप्शन को मॉडर्न प्लाज्मा फिजिक्स के साथ कंपेयर करें तो पैटर्न 100% मैच होते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े सबूत की। राजस्थान के जोधपुर से 10 मील दूर वैज्ञानिकों को एक ऐसी जगह मिली जहां आज भी रेडिएशन के ट्रेसेस मौजूद। सरकार ने उस जमीन को प्रोटेक्टेड जोन घोषित कर रखा है। वहां के पत्थरों में विट्रिफिकेशन पाया गया है, यानी कि पत्थर गर्मी से पिघलकर शीशा बन गया। विट्रिफाइड स्टोन पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह मिलते हैं। पहला एक न्यूक्लियर टेस्ट साइट जैसे कि नेवादा या पोखरण, भारत का लोथल। अगर यहाँ कोई वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी नहीं था या फिर यहाँ कोई मेटेओराइट नहीं गिरा तो इतनी गर्मी कहाँ से आई? द आंसर इज हिडन इन द वेरी टेक्स्ट वी कॉल इट एज स्टोरी। सुदर्शन चक्र को मैनागोमी कहा गया है कि जो मन की इच्छा से चले। 2024 में इलॉन मस्क के न्यूरोलिंक
ने यह साबित कर दिया कि इंसान सिर्फ अपनी सोच से कंप्यूटर के कर्सर को हिला सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूएसए के एयरफोर्स ने पहले से ही एक ऐसे ड्रोन्स के प्रोटोटाइप बना लिए हैं जो पायलट के थॉट प्रोसेस और आई ट्रैकिंग से अपनी दिशा बदलते हैं। सुदर्शन चक्र का एक गोलाकार होना महज एक संयोग नहीं है। फिजिक्स में इसे जायरोस्कोपिक स्टेबलाइजेशन के तौर पर बहुत ही डिटेल में समझाया गया है कि एक घूमती हुई डिस्क हवा में सबसे ज्यादा स्टेबल होती है और उसका काइनेटिक इंपैक्ट किसी भी सीधी मिसाइल से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो सकती है। तो क्या सुदर्शन चक्र एक माइंड कंट्रोल काइनेटिकल व्हीकल था? वज्र को बिजली कहा गया है, लेकिन ग्रंथों में इसका डिजाइन एक मशीन टूल जैसा है जो कि आज के टाइम के सॉलिड स्टेट लेजर एंड पार्टिकल बीम वेपन की तरह दिखता है। निकोला टेस्ला ने डेथ रे का आविष्कार यानी कि टेलीफोर्स का आइडिया दिया था, यानी कि एक ऐसा मशीन या ऐसा हथियार जो चार्ज पार्टिकल के बीम को मीलों दूर भेज सकता था। ग्रंथों में वज्र के दो सिरे दिखाए गए हैं। साइंस में या फिजिक्स में इसे डायपोल एंटीना या फिर एक कैपेसिटर की तरह देखा जा सकता है। यह क्यों लाइटनिंग नहीं थी, यह एक डायरेक्टेड एनर्जी थी। जब यूएस अपनी स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव पर काम कर रहा था तो वैज्ञानिकों ने माना कि लाइट बेस्ड वेपन ही फ्यूचर है। सो वज्र हो सकता है कि शायद ये उसी पास्ट का फ्यूचर हो जिसे हम वापस से डिस्कवर कर रहे हो। बिना हथियार के बात तो अधूरी है, लेकिन इन हथियारों को ले जाने वाले विमान कैसे हुआ करते थे और वो कैसे उड़ा करते थे? विमानिका शास्त्र में एक मर्क्यूरी वर्टेक्स इंजन का जिक्र है। 1940 में जर्मनी नाजी ने अपने बेल प्रोजेक्ट में इसी मर्क्यूरी वर्टेक्स थ्योरी पर काम किया था। हाल ही में नासा ने मर्क्यूरी बेस्ड आयरन प्रोपल्सन को स्टडी किया है। मर्क्यूरी जब हाई स्पीड से रोटेट होता है तो वो एंटी ग्रेविटी नेचर पैदा करता है। क्या यह मुमकिन है कि हमने हजारों साल पहले फ्यूल की जगह मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स में मास्टर कर लिया था? अगर ये सच है तो आज हम उसी मोड़ पर क्यों खड़े हैं? द ग्रेट फिल्टर थियरी के मुताबिक जब कोई सभ्यता डिवाइन विजडम के बिना टेक्नोलॉजिकल पावर पा लेती है तो उसका अंत निश्चित है। एपिजेनेटिक्स अब ये मानती है कि हमारे डीएनए में एंसेस्ट्रल मेमोरीज सेव होती है। शायद इसीलिए आज हम इन हथियारों को फिर से इन्वेंट कर रहे हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हम रियली में इसको इन्वेंट कर रहे हैं या फिर हम उन चीजों को याद कर रहे हैं जो हमारे डीएनए मेमोरी में फीड है और बस हम उन यादों के सहारे फिर से उन्हीं चीजों को बना रहे हैं जो हमने कई हजार साल पहले बनाया था। वेदास आर नॉट जस्ट अ चैंट्स, दे आर डेटा इंक्रिप्शंस। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं शायद वो हमारी पहली तरक्की की दुनिया नहीं है। हमने पहले भी एटम्स को तोड़ा था, हमने पहले भी मन की गति से मशीनें चलाई थी। And if we don't learn from Mahabharata, we are destined to repeat it. Science is finally chanting up the Vedas. सवाल ये नहीं है कि क्या ये सच था, सवाल ये है कि क्या अब हम इस बार इसे संभालने लायक हैं? Let me know your thoughts in the comments below. So thanks for watching the video till here. My name is Aditya and you are watching Tech Secret. I bring different kinds of tech secret and mysteries behind the tech secret in my all the episode, and this take lot of research and effort. So if my video is adding value to your life or knowledge, one subs will be appreciated. Till then, Tech Secret is signing off. We will see you in the next episode.